नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंडियाज़ के नेबर हैं PT 365 पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से लगती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है। फिर ऊपर में क्या है, अफगानिस्तान है। इसे कौन टच कर रहा है, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इसको टच कर रही है, लद्दाख। दैन फिर ईस्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट में म्यांमार है, नॉर्थ में चाइना है। ठीक, सबसे जो बड़ी बाउंड्री इंडिया बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। कितनी, 4096.7 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है टोटल। और टोटल जो बाउंड्री हो जाएगी लैंड प्लस ओशन के साथ जो बाउंड्री हो जाएगी वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर ये हमारी टोटल बाउंड्री है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, दूसरे नंबर पे चाइना पे है, तीसरे पे पाकिस्तान के साथ है, चौथे पे नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान के साथ हम सबसे छोटी बाउंड्री बनाते हैं 106 किलोमीटर के करीब। तो ये सारी हमारी बाउंड्रीज़ हैं। अब इन बाउंड्रीज़ के बाद में ये जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, यहाँ से गुजरात से लेके ये रेड वाली बाउंड्री, गुजरात से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अकोरा तक, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से अकोरा से यहाँ से शुरू होके यहाँ तक एक पॉइंट है NJ948, NJ9481, वहाँ तक की जो बाउंड्री है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। उसके बाद में जो यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर वाला रीजन शुरू हो जाता है वो यहाँ तक, ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला रीजन है ये डिमार्केटेड नहीं है। फिर ये यहाँ पे इधर फिर चाइना की बॉर्डर आ जाएगी। ये अक्साई चीन के जो पास वाली बॉर्डर है वो क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC है वो, लाइन ऑफ LAC, चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है। ठीक, तो चाइना के साथ हमारी कितनी बाउंड्री बनाते हैं, 3488 किलोमीटर चाइना के साथ बाउंड्री है। पाकिस्तान के साथ कितनी है, 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक, अब देखते हैं ये अक्साई चीन वाली ये जो बाउंड्री है ये किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। एक्चुअल बाउंड्री तो ये है ऊपर वाली, अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, एक्चुअल बाउंड्री में अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। तो इस बाउंड्री को हम क्या नाम देते हैं वो आगे देखेंगे। ये जो लाइन है, जो एक्चुअल कंट्रोल वाली लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है। और ये जो इधर वाली पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में चाइना और इंडिया की जो लाइन है वो उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और इंडिया की जो इधर वाली बाउंड्री है, ये जो अक्साई चीन की जो बाउंड्री है, लद्दाख वाली बाउंड्री हम बात करें तो ये लद्दाख में जो बाउंड्री आ रही है, ये लाइन, ये ब्लू लाइन, इस बाउंड्री का नाम क्या है, जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन। किस किस के बीच में डिमार्केटेड हुई थी, तिब्बत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1870 में हुई थी ये। तो इस लाइन ने जो अक्साई चीन का जो हिस्सा आ रहा है वो इंडिया को दिया था। चाइना इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि बाद में एक और लाइन आई थी यहाँ के करीब, यहाँ से थोड़ा सा किधर वाला में, यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी, ये जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं ना, ये लाइन,
तो उसको ये थी मैकडोनाल्ड लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन। चाइना कहता है कि मैकडोनाल्ड लाइन ही असली लाइन है और इंडिया कहता है कि जॉनसन लाइन है वो असली लाइन है। जॉनसन लाइन से हमारा एक्साइज चिन्ह हमारा है और मैकडोनाल्ड लाइन से एक्साइज चिन्ह चाइना के पास चला जाता है। और एक्चुअल में ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये यहाँ पे है। ठीक, चाइना और इंडिया की जो बाउंड्री है उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्टर्स में कौन कौन से? ईस्टर्न, मिडल सेक्टर, देन वेस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला रीजन आ जाता है। एंड मिडल सेक्टर में कौन सा आ जाएगा फिर? ये हिमाचल और उत्तराखंड वाला, हिमाचल एंड उत्तराखंड। इन दोनों के बीच इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मिडिल सेक्टर में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। मिडिल सेक्टर में नो डिस्प्यूट, दोनों एग्री करते हैं एक दूसरे की बाउंड्रीज से। ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें चाइना मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करता है। चाइना तो कहता है कि ये हमारा पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, जबकि ऐसा है नहीं, इंडिया का हिस्सा है। तो ये देखते हैं हम एक्साइज चिन्ह वाली ये जो लाइन है, तो ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी। ये ब्लू लाइन में खींच रहा हूँ तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC। ठीक, LAC के पास में ही हम यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर में डेप्सांग प्लेन है, ये गलवान वैली है जहाँ पे इंडिया और चाइना के सैनिकों की झड़प हुई थी। 30-35 चाइनीज सैनिक भी मारे गए थे। इसके पास में यहाँ पे फिर हॉट स्प्रिंग भी है। फिर ये पैंगोंग सॉक लेक है जो इससे बाउंड्री पास करती है LAC। आधा इंडिया के पास है, आधा इधर उनके पास है। तो इनको डिमार्केशन के लिए फिंगर्स का बोला जाता है। तो हमने देखा था कि 3 हिस्सों में इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिवाइड किया जा सकता है। वेस्टर्न सेक्टर 1860s में जो जॉनसन लाइन हुई थी वो इसका हिस्सा है। एक्साइज जॉनसन लाइन के अंदर एक्साइज चिन्ह इंडिया का हिस्सा आ जाता है। दैन मिडल सेक्टर में हमारा कोई अभी तक वो डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि मैप एग्री कर लिए गए हैं। और ईस्टर्न सेक्टर में हम मैकमोहन लाइन बता रहे हैं। ठीक, तो ये हमारी चाइना के साथ जो बाउंड्री थी वो इस दी है। चाइना कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है? 14 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है, 14 कंट्री के साथ। सबसे बड़ी बाउंड्री चाइना की है वो रशिया के साथ है, रशिया के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना की जो बाउंड्री है रशिया, मंगोलिया, रशिया एंड इंडिया। थर्ड नंबर पे चाइना की जो बाउंड्री आती है वो इंडिया के साथ आती है। थर्ड पे इंडिया की है। और इंडिया की तरफ से कौन सी है? सेकंड है आफ्टर बांग्लादेश। हम देख चुके हैं ना, आफ्टर बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है, दैन इसके साथ है। तो इंडिया 8 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है, इंक्लूडिंग इसमें मालदीव को मैरीटाइम बाउंड्री में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 8 में। तो ये हमारा चाइना के साथ हिस्सा था। ये जो मैप वाली लोकेशन है देप्सांग प्लेन, देप्सांग ये प्लेन है हाई हिली एरियाज में, एरिड प्लेन है, एरिड प्लेन। तो ये लोकेशन आपको देखनी है, याद रखनी है। देप्सांग प्लेन है, फिर उसके बाद में थोड़ा साउथ में गलवान वैली है, फिर हॉट स्प्रिंग है, फिर पैंगोंग सोलक है, ये सारा लद्दाख का पार्ट है। फिर हमारा जो बॉर्डर सेटलमेंट्स हैं, डिस्प्यूट्स है, उनको सेटल करने के लिए कुछ कमेटीज़ और एग्रीमेंट्स किए गए थे, 5 कमीशन किए गए थे। ठीक है, तो पहला हुआ था 1993 में। 1993 में कौन सा हुआ था? यहाँ पे पीस एंड ट्रैंगुलिटी मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट लाया गया था। फिर दूसरा लाया गया था 1996 में, ये कह रहा है कॉन्फिडेंस CBM लाया गया था। CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किए गए थे, एक दूसरे के साथ हम कॉन्फिडेंस में लेके बातचीत शुरू करें। फिर हम 2005 में इसके लिए प्रोटोकॉल लाए गए थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को शुरू कर पाएँ, प्रोटोकॉल लाई गई थी इस पर। फिर 2012 में हमने क्या किया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया था जिसमें से हम एक दूसरे का सुझाव ले सकें, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर 2013 के बीच में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट शुरू किया गया था। 2013 में बॉर्डर डिफेंस
कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में शुरू किया गया था। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, अगला है टॉपिक है वो वन चाइना पॉलिसी है। तो वन चाइना पॉलिसी में क्या है? वन चाइना पॉलिसी में एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक है चाइनीज़ रिपब्लिक, चाइना रिपब्लिक। तो उनमें से एक ताइवान है और एक इसमें से कौन है? ओरिजिनल चाइना है। तो वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में बात करें, वन चाइना पॉलिसी थी, वो देखते हैं हम। वन चाइना पॉलिसी, हाँ, वन चाइना पॉलिसी में क्या था? ताइवान और ये ताइवान और चाइना के बीच की है। ठीक, तो चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोला जाता है? तिब्बत को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कब बना था? 1949 में बना था, 1949 में, जब अभी इसमें हम देखें कि जब 1949 में चाइनीज़ नेशनलिस्ट फोर्स हुआ करती थी चाइनीज़ के अंदर, जो कि बिलोंग करती थी क्यूमिंटाग पार्टी से, उन्होंने अटैक कर दिया था चाइनाज़ पे। तो जो पार्टी बच गई थी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पार्टी को, चाइना की नेशनलिस्ट फोर्स जो हुआ करती थी, उनको हरा दिया था। फिर जो चाइना की नेशनलिस्ट फोर्स है वो कहाँ चली गई थी? तिब्बत में चली गई थी, और वो खुद को अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलती थी। ठीक है, और उन्होंने ताइवान एस्टेब्लिश कर लिया 1949 में। फिर अभी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो 1949 में चाइना की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो गई थी, ठीक, वो बहुत पावरफुल थी। तो वो कहती थी कि ताइवान भी उनका है। तो हर एक दूसरे कंट्रीज़ है उनको बोलती थी कि पूरा चाइना, पूरा लैंड चाइना प्लस ताइवान को आप एक ही कंट्री रिकॉग्नाइज करोगे, एक ही कंट्री। तो 179 कंट्री आउट ऑफ 193 कंट्री जो यूएन के मेंबर हैं, वो ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो इंडिया भी ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान ऑफिशियली। इंडिया ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, तो 179 कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, परंतु ये यूएस भी कहता है कि वन चाइना पॉलिसी को वो फॉलो करेंगे, वरना चाइना का एग्रेशन झेलना पड़ेगा उन कंट्रीज़ को। ठीक, ताइवान है वो WTO का मेंबर है, WTO का तो मेंबर है ताइवान, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है ताइवान, और WHO का भी मेंबर नहीं है, WHO का भी मेंबर नहीं है। तो ताइवान WHO और यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, WTO का मेंबर है। ठीक, ये वन चाइना पॉलिसी थी। अब इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है? वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम। जब चाइना आज़ाद हुआ था, जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो चाइना के दो हिस्से थे, 2-3 हिस्से, जैसे मकाऊ और हांगकांग। हांगकांग यूके के पास रहा था, और मकाऊ किसके पास था? पोर्तुगाल के पास, पोर्तुगाल। तो इनसे इंडिपेंडेंस कब मिला था इनको? तो हांगकांग को ट्रांसफ़र किया गया था यूके के द्वारा 1997 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था चाइना को, और मकाऊ को ट्रांसफ़र किया गया था 1999 में। तो उस समय उन दोनों ने कहा था कि हांगकांग और चाइना को थोड़ा ये डेमोक्रेटिक इनमें ज़्यादा थी, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट है, तो उनमें कहा गया था कि वो थोड़ा सा उनको सोशल
इकोनॉमिक में डेमोक्रेसी अलाउ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको अलग लिया गया था। तो मेनलैंड चाइना के लिए अलग पॉलिसी थी और हांगकांग और इसके लिए मकाऊ के लिए थोड़ी सी अलग पॉलिसी होगी। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम हो गए ना, ठीक। 1 कंट्री 2 सिस्टम। हांगकांग के लिए फिर उसी से ये दोनों के लिए जो सिस्टम 2 सिस्टम किया गया था, तो उसको कंसेप्ट को बोलते थे बेसिक लॉ। बेसिक लॉ, बेसिक लॉ किससे रिलेटेड है? हांगकांग एंड मकाऊ से रिलेटेड है, ठीक। उनको 50 साल के लिए अलाउ किया गया था इसको कि वो 50 साल डेमोक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, हांगकांग और मकाऊ, ठीक। अब तिब्बत के बारे में बात करते हैं। तिब्बत, तो तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है अभी तो, ठीक। चाइना का हिस्सा है वो, हम देखेंगे कैसे आया था। 1950 में लगभग अटैक किया था, तो दलाई लामा वहाँ से भाग गए थे, इंडिया आ गए थे 1950-51 में। दलाई लामा को इंडिया आना पड़ा था। तो तिब्बत को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने पास किया है ताइवान रिलेशन एक्ट 1971 एंड तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट यूएसए 2020। ये किसके एक्ट हैं? यूएसए के एक्ट हैं, जिसमें वो लोग तिब्बत को सपोर्ट करते हैं, तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किसके एक्ट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये किससे रिलेटेड है, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा। दैन इंडिया चाइना की इकोनॉमिक रिलेशनशिप कब शुरू हुए थे? इंडिया और चाइना ने 1984 में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था और उससे एक दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्री का स्टेटस दिया गया था। अब इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है, तो चाइना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है और मोस्टली जो मोर देन 50 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा चाइना के साथ में है। चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मशीनरी है, जैसे पावर इक्विपमेंट है, फर्टिलाइजर, ये हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दैन एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रिसोर्सेज लाइक आयरन और कॉटन, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक और कंसेप्ट है सिस्टर सिटी कंसेप्ट। इसके अंदर क्या है? एक कंट्री, एक सिटी दूसरे सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है, जो कि या तो सोशल एग्रीमेंट होगा या फिर लीगल एग्रीमेंट होगा। तो वो एक दूसरे के साथ मिलके कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे या फिर दूसरा और उनसे सीख के अपना डेवलपमेंट करेंगे, दोनों एक दूसरे का। तो ऐसे ही सिस्टर रिलेशनशिप किस किस के बीच में है? औरंगाबाद और डुनहुआंग प्रोविंस है चाइना का, उन दोनों के बीच में है। हैदराबाद और क्विंडागो चाइना के बीच में है। चेन्नई और चोंगगोंग के बीच में है चाइना का। अहमदाबाद और कोबे सिटी है जापान का, उनके बीच में सिस्टर रिलेशनशिप है। दिल्ली और शिकागो के बीच में है, दिल्ली और शिकागो। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, पीसीएस में पूछा जाता है बहुत बार। दिल्ली शिकागो के बीच में है, यूएसए में। तो अगला टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है सार्क से। सार्क, तो सार्क कब बना था? सार्क 1985 में गठित किया गया था। 1985 में सार्क का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक। तो अभी सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्रेटरीट कहाँ पे है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में है, ठीक। तो सार्क के अंदर कितने मेंबर हैं? 8 कंट्रीज है इसका हिस्सा है। कौन कौन से हैं? इधर से देखती है ऊपर से, अफगानिस्तान पहला, दूसरा पाकिस्तान, ठीक, तीसरा इंडिया, इंडिया के साथ नेपाल एंड भूटान तो फ्री आते हैं, 4 5, छठा बांग्लादेश, 7वां मालदीव्स, 8वां श्रीलंका, ठीक। तो ये 8 कंट्री हैं, वो सार्क के हिस्सा हैं, याद ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सार्क समिट इंडिया के अंदर कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। फर्स्ट सार्क समिट ऑफ जो इंडिया के अंदर हुआ था वो 1986 में हुआ था। ये पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, यूके पीसीएस में पूछा गया था, यूके पीसीएस में। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका है, सार्क का है। ये कब फोर्स में आया था? 2006 में ये फोर्स में आया था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2006 में। अगला है वो बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या करते हैं? बहुत सारे सेक्टर में वो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करते हैं। जैसे कि इसमें इंडस्ट्री में देखोगे तो एमएसएमई में कर रहे हैं, ठीक है, फिर कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें फिर ये क्या हो सकते हैं, जैसे सीमेंट्स में कर रहे हैं। तो इनमें सारे में बहुत सारे सेक्टर में
टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। 1997 में इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिम्स्टेक का ढाका में है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके? बांग्लादेश, इधर से शुरू करते हैं, इंडिया इसका मेंबर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हटा दीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो है ये इंडिया है, तो यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक। यहाँ पे श्रीलंका भी है, और बे ऑफ बंगाल से क्या क्या करते हैं, ये यहाँ पे म्यांमार है, ये बांग्लादेश हुआ। देन नीचे क्या है? थाईलैंड है, थाईलैंड, ये भी बे ऑफ बंगाल को टच करेगा। नाम से क्या पता चलता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल इन इकोनॉमिक। तो बे ऑफ बंगाल को जो टच कर रहा है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? इंडिया, ठीक। इधर नीचे से शुरू करें तो श्रीलंका हो गया पहला, श्रीलंका। दूसरा कंट्री कौन सा हो जाएगा? इंडिया। इंडिया के साथ फ्री कौन आता है? 2 कंट्री फ्री हैं, नेपाल, एंड चौथा हो जाएगा भूटान। फिर पांचवा बांग्लादेश, छठा कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, एंड सातवां क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो ये 7 कंट्री इसका हिस्सा हैं। ये पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए होंगे या 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अगला है वो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, नेटवर्क है। ये किसका है? ये चाइना का है। ये चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, यानी कि उसका एक हिस्सा है। तो इसके अंदर वो चाइना क्या कर रहा है? नेपाल के अंदर वो चाइना तिब्बत से लेके ट्रांस हिमालयन, तिब्बत और नेपाल के बीच में क्या है? रेलवे लाइन बिछा रहा है। तो उसका ये प्रोजेक्ट है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, चाइना का है, ठीक। अब इंडिया ने बहुत सारी चेक पोस्ट लॉन्च की हैं कंट्रीज़ के बॉर्डर पे, इनको बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो उनमें से कुछ एक हैं, अटारी है, वो पंजाब में है। चेक पोस्ट क्या होती है? जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, 2 कंट्री, लीगल पॉइंट होते हैं 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है। तो जैसे बांग्लादेश इधर, ये इंडिया है और बांग्लादेश इधर है, तो इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट होगा जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इधर में बांग्लादेश में देखें तो, वेस्ट बंगाल में देखें तो पेट्रापोले है, वेस्ट बंगाल में पेट्रापोले है। और बिहार में कौन कौन सी हैं? बिहार और नेपाल के बीच में है रक्सौल एंड जोगबानी है। दैन अकुरा में त्रिपुरा में बनाई गई है, मोरिया एंड मणिपुर में बनाई गई है। ये इंडिया की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इंडिया और जापान के बारे में देखते हैं अभी। इंडिया जापान की रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया और जापान क्या है? वो श्रीलंका में क्या बना रहे हैं? माता टीला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, माता टीला प्रोजेक्ट। इंडिया और जापान एयरपोर्ट है, वो वहाँ पे डेवलप कर रहे थे कंटिन्यूसली। और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, वो किसका है? इसमें देखें तो इंडिया जापान का भी है हिस्सा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसको एक टाइम पे माना जाता था कि चाइना के बेल्ट एंड BRI का काउंटर माना जाता है इसको, कि वो काउंटर करने के लिए अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो इंडिया और ये जापान मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया एंड जापान का है, ठीक है। एंड जाफना के अंदर इंडिया बना रहा है श्रीलंका के अंदर। ये जो रिलेशनशिप है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका में जाफना कोलंबो रेल ट्रैक इंडिया बना रहा है। देन इंडिया कांकेस्त्राई पोर्ट को डेवलप कर रहा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सार्क के अंदर। श्रीलंका और इंडिया के बीच में 2000 के अंदर, श्रीलंका और इंडिया के साथ में 2000 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, ठीक। 1983 में चाइना को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था। पाकिस्तान को हमने विड्रॉ कर लिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, पाकिस्तान को विड्रॉ कर लिया है, पाकिस्तान का नहीं है, चाइना को हमने दे रखा है अभी, ठीक। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है? चाइना का जो बिगेस्ट कॉपर माइन है वो किस में है? तिब्बत में है, तिब्बत, ये तिब्बत है, ठीक है।
तो तिब्बत की चाइनीज़ को हैंड पाम थ्योरी है वो क्या कहती है, चाइना ये हैंड है तो हैंड की जो 5 फिंगर थ्योरी है, 5 फिंगर थ्योरी, 5 फिंगर जो माना जाता है वो चाइना मानता है कि ये लद्दाख उसके एक है, लद्दाख पाम मानता है, तिब्बत को पाम मानता है, और बाकी लद्दाख नेपाल, दैन सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को अपनी फिंगर मानता है। ये तो इसकी मानता है कि ये सारा इसका कब्जा करना चाहता है इन पे 5 पे चाइना। 5 फिंगर थ्योरी है इसकी। ठीक, इंडिया जो है ताइवान के साथ कोई रिलेशन नहीं है डिप्लोमेटिकली, ठीक, ना ही हम ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। अगला है जो छोटा सा टॉपिक है, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी किसकी है, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, ये किसकी है, ये ताइवान की ही है, ताइवान की है। ठीक है, इसकी पहले क्या हुआ करती थी, गो साउथ पॉलिसी हुआ करती थी। ये चाइना है, चाइना का यहाँ पे ये ताइवान है। ये साउथ में कौन कौन से नेशन है इसके, ऑस्ट्रेलिया है इधर, दैन न्यूजीलैंड भी है। तो इन कंट्रीज़ की तरफ ये देखता है ताइवान सपोर्ट करने के लिए। ये इनके बीच में न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी 2016 में लेके आया था। जैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसी तरह से ये ताइवान की पॉलिसी है। ये पूछ लेता है, मैथ कॉलम में आ सकता है 1 नंबर में, और तो कुछ नहीं आएगा। फिर पंचशील है, पंचशील नेहरू जी ने दिए थे, और किसने दिए थे, चाइनीज़ के एक चाइनीज़ था, उन्होंने मिलकर दिए थे। पंचशील में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, म्यूचुअल नॉन कोऑपरेशन, दैन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एंड फिफ्थ इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इन एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाओगे, शांति से रहोगे, म्यूचुअली नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे को बराबर मानोगे। ये सारे क्या है, पंचशील एग्रीमेंट है। ठीक, तो एक नेहरू की ट्राइबल के लिए भी पंचशील पॉलिसी है, ट्राइबल पंचशील पॉलिसी वो भी नेहरू की है। अभी ये देखते हैं हम बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के हमारी साथ कितनी बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर बॉर्डर है। तो बांग्लादेश के साथ 1971 में बांग्लादेश फ्री हुआ था। तो अभी 2021 में कितने ईयर हो गए, 50 ईयर हो गए फ्री हुए। तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे 50 साल को। तो बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर किस किस की है, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है, सिक्किम की बॉर्डर भी लगती है, दैन असम की बॉर्डर भी टच करती है, मेघालय की करती है, दैन इधर त्रिपुरा की बॉर्डर भी टच करती है। तो इन सब की बॉर्डर इससे टच करती है। ठीक, सिक्किम की बॉर्डर नहीं टच करती है, सिक्किम की नहीं करती है, इसकी असम की करती है, मेघालय की करती है, एंड त्रिपुरा की करती है। और तिब्बत से ये जो रिवर है, कौन कौन सी, तिब्बत प्लेटू से रिवर निकल रही है, कौन, जैसे इंडस होगी, सतलुज होगी, गंगा, करनाली, ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। देन दिहांग दिवांग भी बोला जाता है, दिहांग, फिर दिबांग भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है। फिर आगे चल के मेघना भी बोला जाना सकता है इसको, तो वो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहा होगा। फिर मेकोंग भी तिब्बत से निकलती है, मेकोंग। मेकोंग कहाँ से फ्लो करती है, तिब्बत से होती हुई इन जो कंट्रीज़ में है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में ये मेकोंग रिवर फॉलो करती है। ठीक, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोलकाता से हम इसके लिए पहले क्या कर रहे हैं, इसमें कोलकाता से हम ये ओशियन से जाएंगे सितवे पोर्ट तक, म्यांमार की सितवे पोर्ट तक हम पोर्ट से जाएंगे। फिर यहाँ से हम रिवर में जाएंगे, रिवर इनलैंड वाटर से जाएंगे पेलेटवा तक, फिर पेलेटवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर तक ये रोड नेटवर्क है, फिर यहाँ तक हम इंडिया तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक और माध्यम बनाया गया था। ठीक, तो कोलकाता से सितवे से पेलेटवा से यहाँ पे ये डेवलप किया गया था कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में इसको डेवलप किया गया था। ठीक, शिप से, फिर वाटर से हैं, फिर म्यांमार से हैं, फिर NH54 से लॉन्ग थवाई इंडिया के अंदर रोड से 100 किलोमीटर जाते हैं।
ये कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट को। यदि बाई चांस चाइना जो यहाँ पे जो इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है, ये बहुत पतला कॉरिडोर है नेपाल और इसके वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बीच में, बाई चांस चाइना कब्जा कर ले तो क्या होगा, तब ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए है। तो दूसरा है वो इंडिया है नेपाल बांग्लादेश के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी रिवर है बांग्लादेश में, तो उनका जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करेंगे रिवर से नेविगेशन करने के लिए, तो इस पर भी प्रोटोकॉल्स बनाई जा रही थी। तो प्रोटोकॉल ऑन लैंड वाटर एंड ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर बहुत पहले से काम चल रहा था। तो 1974 में साइन किया गया था। ये अभी आगे देखते हैं इसको हम। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। तो ये हमें एक दूसरे कंट्री का, इंडिया और बांग्लादेश इनलैंड रिवर वाटर सिस्टम है वो यूज कर पाएँ, उसके लिए है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल ऐसी पोर्ट होती है जहाँ पे हम बांग्लादेश में जा रहे हैं और हमारा कहीं पे फ्यूल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल ऐसी पोर्ट होगी जहाँ पे हम जाके, हमारा शिप जाके वहाँ पे फ्यूल ले सकता है, उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था PIWTT, ये 1972 में हुआ था पहली बार। उसके बाद में इसको 2015 में अमेंड किया गया था 5 साल के लिए। तो फिर अभी इसको अमेंडमेंट करने के बारे में बात चल रही थी, एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के बारे में है ये। फिर इंडिया IMT भी डेवलप कर रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये हम देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो ये है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और इसको एशियन ट्राइलेटरल हाईवे भी बोला जाता है। तो ये कहाँ से हैं, ये मोरिया से लेके, ये है मोरिया इन मणिपुर, मोरिया इन मणिपुर, मोरिया इन मणिपुर से लेके ये मैसोट कहाँ पे है, थाईलैंड तक है, मैसोट इन थाईलैंड। यहाँ से हम एक रोड नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं ताकि इसमें कनेक्टिविटी बढ़ा सके हम थाईलैंड तक, पूरा इस रीजन को कवर कर पाएँ, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन को, ठीक। ये हो गया हमारा, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मिले थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए थे, वो देखते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पे हुए थे, दैन कनेक्टिविटी पे एग्रीमेंट हुआ था, और कॉपरेशन ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड पावर एंड एनर्जी। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो वो कभी इधर होती रहती हैं, उनका पाथ चेंज करती रहती है, ठीक, अवल्सन के कारण या फिर रिवर शिफ्टिंग के कारण उनका कोर्स चेंज होता रहता है। तो इसके बीच में उनको बीच में बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू क्या होता था, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उनको थोड़ा सही करने के लिए हम बॉर्डर मैनेजमेंट और इस पर एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन रिवर्स की, ये जो रिवर दी हुई है, इच्छामती, काली नदी, रंगबोई, हरिबंगा एंड कुशियारा, इन रिवर की बाउंड्री को फिक्स करने के बारे में बात कर रहे थे। दैन कनेक्टिविटी के लिए एक नया रेलवे लिंक बिछाया जा रहा है, हल्दीबाड़ी इन इंडिया से लेके, ये इंडिया में हल्दी कहाँ लगाई जाती है, इंडिया में, हल्दीबाड़ी इंडिया में है, और चिल्लाहटी, चिल कौन कर रहे हैं, चिल्लाहटी बांग्लादेश में है। तो इन दोनों के बीच में रेलवे लिंक बनाया जा रहा है, रेलवे लिंक, ठीक। और सिमिलरली वाटर रिसोर्सेज पे कोऑपरेशन किया जा रहा है, उनमें से ये जो रिवर है उनमें कोऑपरेशन करेंगे हम, किस किस पे, मन्नू, मुहारी, खोवाई, गोमती, धरला, दूध कुमार। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ कुछ रिवर्स हैं, जो हम इन रिवर को कैसे याद रखेंगे, देखते हैं, इसको ट्रिक देखते हैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं, मनु क्या है, मनु क्या कर रहा है, खोआ व दूध की धार निकाल कर क्या कर रहा है,
वो अपनी काली इच्छा को हरि के काली इच्छा को हरि करके खुश हो रहा है, ठीक है। तो मनु क्या है, मनु रिवर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मनु रिवर भी है। खोआ रिवर यानी कि कौन सी है, खोवाई रिवर। देन दूध रिवर है, दूधमती रिवर है। देन धार है तो धारवती रिवर है। निकाल के कालीमती रिवर है, काली रिवर है, ठीक है। इच्छा, काली इच्छा यानी कि इच्छामती रिवर है उसकी, इच्छामती रिवर, काली इच्छा से इच्छामती रिवर है। हरी से हरी रिवर है। और खुश हो रहा है तो खुशियारा रिवर है। ये सारी रिवर मनु खोया व दूध की धार निकाल कर काली इच्छा हरि को खुश कर रहा है। तो ये ऐसी कोई ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की रिवर्स है। अभी जो हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल से रिलेटेड है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन से। तो इंडिया और नेपाल के लैंड बाउंड्री के बीच में देखें तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में देखें तो इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वेस्टर्न बाउंड्री पे डिस्प्यूट है, वेस्टर्न बाउंड्री पे। तो वेस्टर्न बाउंड्री पे है, ये नेपाल है, ठीक है, और ये इंडिया है। तो ये कह रहा है कि नेपाल, तो यहाँ तक इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री है वो काली नदी के द्वारा डिवाइड की गई है। काली नदी एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सगुली, ट्रीटी ऑफ सगुली ने इसको डिवाइड किया था। ये 1816 के अंदर साइन की गई थी। किस किस के बीच में ट्रीटी ऑफ सगुली साइन की गई थी? गोरखा किंगडम नेपाल का था, गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे इंडिया में थी। उन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन की थी। उन्होंने डिमार्केट किया था बाउंड्री को कि इंडिया और नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो काली नदी होगी। अब डिस्प्यूट किस में है? काली नदी का जो है, यहाँ तक तो सही है, इस पॉइंट तक तो काली नदी एक है। इस पॉइंट से ऊपर बहुत सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें मिलती हैं। तो उसके इंटरप्रिटेशन पे डिस्प्यूट है कि उसका ओरिजिन कहाँ है काली नदी का। नेपाल तो कहता है कि उसका ओरिजिन काली नदी का है वो लिम्पू दरिया में है। नेपाल कहता है कि लिम्पू दरिया में काली नदी का ओरिजिन है, ठीक है। इंडिया कहता है वो काला पानी में है। तो इंडिया कहता है काला पानी में है। तो काला पानी यदि मानता है इंडिया, तो ये वाला जो हिस्सा है, ट्रायंगुलर हिस्सा है, वो इंडिया का पार्ट है, ठीक, इंडिया का पार्ट हो जाता है। और लिम्पू दरिया मानता है चाहे नेपाल, तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया है वो किसके पास चला जाएगा? ये वाला ट्रायंगुलर एरिया सारा ये नेपाल के पास चला जाएगा। यहाँ से ये रिवर काली नदी शुरू होती है। इससे ऊपर पहले क्या है, इसकी छोटी छोटी रिवरलेट है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं इसको। इनका सोर्स अभी ये डिस्प्यूटेड चल रहा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे। यहाँ पे लीपू लेक है, इन दोनों के लीपू लेक पास है। ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से हम मानसरोवर यात्रा भी करते हैं तो भी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना के रिस्पेक्ट में तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो काला पानी लिपू लेक लिम्पू दरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। और ये लगभग कितने का रीजन है? 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लगभग इंडिया नेपाल के बीच में। और सुस्ता रीजन है वो भी डिस्प्यूटेड है, बिहार वाले रीजन में थोड़ा सा। बाकी सारा डिमार्केट किया गया है। बाकी ओपन बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच में, ओपन बाउंड्री। तो ट्रीटी ऑफ सगुली हमने देख लिया ना, 1816 में आई थी। गोरखा किंग ऑफ काठमांडू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन की गई थी। काली रिवर, जिसको महाकाली भी कहा जाता है नेपाल में, इसने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल की, जिसमें से नेपाल के लिए क्या है, ये काली रिवर लिम्पू दरिया से ओरिजिनेट करती है, इंडिया के लिए काला पानी से ओरिजिनेट करती है। तो ये हम देख चुके हैं, ठीक। फिर इंडिया और नेपाल के बीच में एक प्रोजेक्ट है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट भी है, जिसपे हम दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे कोऑपरेट कर रहे हैं। ये किस पे है? पंचेश्वर प्रोजेक्ट है वो महाकाली रिवर पे है। महाकाली को शारदा कहा जाता है इंडिया में।
महाकाली को शारदा कहा जाता है। तो पंचेश्वर डैम किस पे है? महाकाली पे है। कहाँ पे है? नेपाल में है। वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, इतना याद रखना है इसके बारे में। तो इसके लिए हमने महाकाली ट्रीटी भी साइन की हुई है। फिर वहाँ पे ये शारदा बैराज है, टनकपुर बैराज भी है, इसी से रिलेटेड है। देन अदर इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो कौन कौन से हैं? कमला है, बागमती है, सप्तकोशी है, देन करनाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो इंडिया और नेपाल बना रहे हैं। कौन कौन से? पंचेश्वर, कमला, बागमती, सप्तकोशी, करनाली। ठीक, इंडिया नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी। इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत पहले साइन की गई थी, 1950s में साइन की गई थी। तो उसके अंदर ओपन बॉर्डर रखी गई थी, तो नेपाली नेशनल अलाउड है, इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको अलाउड किया गया है, एक्सेप्ट IFS, IAS और IPS के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी सब के लिए एलिजिबल है। वो बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं नेपालीज इंडिया के अंदर, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ठीक, वो आर्म्स भी खरीद सकते हैं, एमुनेशन भी खरीद सकता है नेपाल इंडिया की टेरिटरी से। ठीक, एंड जो इंडिया रेसिप्रोसिटी नहीं मांगता है इसके लिए। और इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी आई थी। 1949 में इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी है। ठीक, बांग्लादेश के बीच में हमारी कब हुई थी? बांग्लादेश 1971 में तो बना ही है, तो 1972 में हमारी इंडिया बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है। हमने नेबर्स के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी है। 2000 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, किसके साथ? श्रीलंका के साथ। 1983 में हमने क्या किया? चाइना को MFN का स्टेटस दिया था। आगे देखते हैं, भूटान के साथ हमने देख लिया 1949 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, उसको अमेंड किया गया था 2007 में, उसको फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 2007 भी बोलते हैं। ठीक, तो डोकलाम प्लेटू है, ये चाइना, इंडिया और भूटान के ट्राई जंक्शन पे है। ये यहाँ पे इधर से सिक्किम है, तो इनके डोकलाम प्लेटू पे विवाद चलता रहता है। इंडिया और चाइना का, वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। यहाँ पे चुम्बी वैली है, ये वैली कौन सी है? चुम्बी वैली। ये यहाँ पे एक वैली है, देखो ये जो वैली है यहाँ पे, ये है चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। ठीक है, इसके ऊपर में जो एक 2 पासिस है, नत्थू जीप लेके जा रहा है यहाँ पे चुम्बी वैली में। नत्थू ला पास ऊपर है, नत्थू ला पास। फिर नीचे क्या है? जलेप ला पास भी है, जलेप ला पास। नत्थू जीप लेके चुम्बी वैली में सैर करने गया था। डोकलाम प्लेट्यू इंडिया और चाइना और नेपाल के बीच में है। ठीक है, एंड जापान, ये चाइना कह रहा है कि ये जो टेरिटरी है जाकरलंग की और पासमलंग की जो टेरिटरी है, वो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है, चाइना और भूटान के बीच में। ठीक, और अरुणाचल में इधर वाले में ट्वांग मोनेस्ट्री है, वो चाइना क्लेम करता है, ट्वांग मोनेस्ट्री। ये एक बुद्धिस्ट साइट है। इंडिया भूटान के बीच में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, कौन सा है वो? कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कोलोंगचू, इंडिया और भूटान के बीच में है। देन ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ कहीं पे थी, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है? भूटान की है ये। यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो गया था, इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से UNDP क्या है? फंड देता है। चाइना कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, इसको आप फंड न दो। इसकी जब भूटान की टेरिटरी में है, फिर भी चाइना बोल रहा है, दादागिरी दिखा रहा है। ठीक है, चाइना दिखा सकता है भाई, ताकतवर है। फिर ट्वांग हमने देख लिया, ये देख लिया। फिर येती टेरिटरी है, ये भी किसी की है? भूटान की है। येती टेरिटरी है, वो भूटान की है। देन इंडिया और भूटान के बीच में कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं? पूछा सकता है, मैथ ग्लोबल में पूछ सकते हैं किस किस कंट्रीज़ के बीच में कंट्रीज दिया हो सकता है।
तो चूखा है, कौन सा है, चूखा, चूखा, देन कुरुचू, देन टल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये किस किस के बीच में है, इंडिया और भूटान के बीच में है। इंडिया नेपाल के बीच में कौन कौन से थे वो भी याद रखो आप, इंडिया नेपाल वाले भी याद रखो, इंडिया भोपाल वाले, भूटान वाले भी। तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में उसमें मेंशन कर सकते हैं हम। अगला टॉपिक है सेज, ये पिछले साल यूज में रहा था, इस बार के करंट अफेयर में नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, एनर्जी साउथ एशिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो उसका नाम क्या है, सेज है, साउथ एशियन ग्रुप ऑन एनर्जी। ठीक, तो इतना ही पढ़ना है। एक और ग्रुप है सारी, क्या है वो, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन। साउथ एशिया में एनर्जी कॉपरेशन के लिए इसको बनाया गया था, सारी को, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन। ये कब लॉन्च किया गया था, 2000 में लॉन्च किया गया था, 2000 में। दैन ये हमारा बहुत सारे हैं। सासेक क्या है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। सासेक में कौन कौन से कंट्री हैं ये आपको पता होना चाहिए। सासेक, सासेक, सासेक का हिस्सा कौन कौन से हैं, बांग्ला, इंडिया सासेक का हिस्सा है, ठीक है, इंडिया, भूटान, नेपाल तो हमारे साथ फ्री आएगा, नेपाल, फिर नीचे से आ जाएगा श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, इधर से मालदीव है और म्यांमार है। ये सारे सासेक के हिस्सा हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। तो इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, मालदीव, दैन श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। देखो इसको दोबारा देखते हैं, ये कंट्रीज, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे मालदीव हुआ, मालदीव, श्रीलंका, दो ये हुए, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर यहाँ पे क्या है, म्यांमार है। ये सारे इतने कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज के हिस्सा हैं सासेक के। मेकॉन्ग गंगा का कॉपरेशन क्या है, हमने देखा था कि मेकॉन्ग रिवर है वो तिब्बत से प्लेट्यू से निकलती है और इन 5 कंट्री के थ्रू फ्लो करती है। कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। लाओस क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इन ये 5 कंट्री जिनमें से फ्लो करती है, एक्सेप्ट चाइना, चाइना इसका हिस्सा नहीं है, चाइना को हटा दो, चाइना नहीं है। तो गंगा रीजन किसका हुआ, इंडिया का। 5 कंट्री ये, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2000 में, जिसको बोलते हैं मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ठीक, तो इसके अंदर हम कल्चर को बढ़ावा देंगे, कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, इन सभी बातों को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया गया था, एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था इसको। तो देन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट, ये किसके साथ है, ये है इंडिया और हमारा नेबर कौन सा है, म्यांमार, इन दोनों के बीच में है म्यांमार। लैंड बॉर्डर एक्ट किसके बीच में आया था, लैंड बॉर्डर एक्ट ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव वाला, वो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर था, जिसमें से हम एनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किए थे। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ये आप हमें बताओगे देख के। ये जो है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट था, ये किस किस के बीच में है, इंडिया और म्यांमार। ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाले बॉर्डर है, ये इधर इंडिया है, दैन इधर क्या है, म्यांमार है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें अलाउ किया गया है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर यहाँ पे ट्राइब्स रहती है, तो 16 किलोमीटर इधर इंडिया में और 16 किलोमीटर इधर में यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स हैं वो बिना वीज़ा के एक दूसरे कंट्री में घूम सकती है। जैसे नागा ट्राइब है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे रहने वाली है, वो ट्राइब्स बहुत इस एरियाज में पहले से रही आ रही है। बाउंड्री तभी बनाई गई थी 1935 में, बर्मा और म्यांमार इंडिया से अलग हुआ था, 1935 के एक्ट के द्वारा अलग किया गया था बर्मा को इंडिया से। तो उससे पहले तो एक ही हुआ करते थे कुछ दिन। तो
1800 समथिंग में इंडिया बर्मा वार्स हुए थे, वो उनके बारे में भी जान लेना कौन कौन से हुए थे। दैन लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2018 में। इसको जो 16 किलोमीटर इनको अलाउ किया गया था उसको क्या बोलते हैं? फ्री मूवमेंट रेजिमे बोलते हैं। फ्री मूवमेंट रेजिमे किससे एसोसिएटेड है? इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर से हैं। ठीक, अगला इंडिया वियतनाम देखते हैं। इंडिया और वियतनाम, इंडिया और वियतनाम के बीच में कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे के बीच में, उसका 5th एनिवर्सरी हुई थी। कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब साइन की गई थी? 2016 में। 2016 में कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई थी। इसको 5 साल हो गए हैं हमारे अभी 2021 में। ठीक, इंडिया वियतनाम रिलेशंस, तो वियतनाम पे भी कब्जा किया गया था, हम पे भी कब्जा किया गया था। हिस्टोरिकली हम सेम है, कॉलोनियल लेगेसी है हमारी। दैन हम कम कॉर्पोरेट कर रहे थे। ठीक है, नेम में भी दैन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2007 में आती है। फिर हम कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2016 में इस्टेब्लिश करते हैं। ONGC है वो वहाँ पे क्या कर रहा है? ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है वियतनाम के अंदर, वियतनाम सी पे। हमने एक स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चरल सेंटर भी बनाया है वहाँ पे, हनोई में बनाया गया है इसको, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, वियतनाम के हनोई में। हनोई इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो वहाँ पे ये कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देगा, कल्चरल रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ावा देने के लिए। फिर हम क्विक इम्पैक्ट डेवलपमेंट भी करा रहे हैं। हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है डिफेंस वेपन को बाई करने के लिए। इंडिया से 600 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है हमने, $600 मिलियन। दैन रिवर डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। रिवर डिस्प्यूट्स कंट्रीज़ के बाद में नेपाल के साथ हम देख चुके हैं कौन कौन से हैं, कोसी, महाकाली, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, वो किससे रिलेटेड है? वो इंडस रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, इंडस रिवर ये है, ये इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस ये पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन, सतलुज की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी या इंडस की ट्रिब्यूटरी, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी अच्छे से करके जाओ, जितनी याद कर सकते हो। तो रिवर से एक क्वेश्चन लगभग श्योर आता है। तो इसमें क्या किया गया था? इंडस आईसीजे इंडस रिवर ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1960 में साइन की गई थी, और वर्ल्ड बैंक ने इसको साइन करवाया था। ये मिडलमैन का काम किया था वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को साइन करवाया था। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो रिवर है इंडस, झेलम, चेनाब, ये कौन सी होगी? ICJ, यानी कि ये जो 3 रिवर है इसके कौन से में है? वेस्टर्न पोर्शन में है। बाकी जो 3 रिवर बची कौन सी? RBS, रावी, ब्यास एंड सतलज। RBS, रावी, ब्यास एंड सतलज। ICJ चला गया किसके पास? या फिर CGI कह लो, या ICJ या CGI बोलो उसको। CGI चला गया पाकिस्तान के पास, और RBS है वो मिल गया इंडिया को, इनका यूटिलाइज करने के लिए वाटर को। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सभी का यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया, परंतु कमर्शियल जो ज़्यादा वाटर यूज़ करेगा वो इसके लिए यूज़ करेगा। तीनों का वाटर राइट इंडिया को मिल गया था इसका। तो ये ट्रीटी थी 1860 में साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, अभी तक इफेक्टिवली काम कर रही है। इसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक क्लॉज साइन किया गया था। देन इंडिया और चाइना के बीच में तो ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड है। तो ब्रह्मपुत्रा प्रोजेक्ट पे क्या है? ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं तिब्बतन रीजन में। फिर इसको क्या बोलते हैं? दिहांग दिबांग बोलते हैं। बहुत सारे नाम से, 7 नाम से बोले जाते हैं, 7 नाम है इसके, वो कौन कौन से आप देख लेना। ठीक, दैन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो बहुत सारी रिवर्स के बीच में डिफ्यूज है, तो वो हम देख चुके हैं कौन कौन सी हैं। इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश के बीच में किस किस में है? ब्रह्मपुत्रा में है, बराक में भी है, गंगा में, वेतिस्ता में भी है। इंडिया भूटान वाले हम देख चुके हैं। ठीक, दैन ये भी देख लिया। फिर ये क्या है? एनर्जी कॉपरेशन भी है हमारा इंडिया भूटान के साथ में। जो हमने पावर प्रोजेक्ट देखे थे, टल्ला देखा था, टल्ला, कुरिच, उसमें एक और नाम ऐड कर लो आप, दोरजी लंग भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। इंडिया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए भी हमने लाइन बिछाई हुई थी। इंडिया नेपाल के बीच में अभी एक पेट्रोलियम लाइन बिछाई गई थी मोतीहारी से आमेलखंज के बीच में। मोतीहारी इंडियन साइड में और आमेलखंज नेपाल की साइड में, इन दोनों के बीच में फर्स्ट हमारे कंट्री से फर्स्ट किसी दूसरे कंट्री में पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाई गई थी मोतीहारी से आमेलखंज के बीच में।
तो ट्रेड इसके लिए भी था, एंड ट्राइलेटरल हाईवे हम बना ही रहे हैं, ये हम सब देख चुके हैं। फिर मालदीव के बारे में बात करते हैं। मालदीव, इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें थोड़ा क्या है, ऑपरेशन कैक्टस कराया गया था हमारा 1980 में। तो मालदीव में क्या हो रहा था, एक कूप हो रहा था, तो तख्ता पलट की साजिश थी, उसको इंडियन आर्मी भेज के वहाँ पे उसको रोका गया था 1988 में। फिर वहाँ पे 1988 से हमारा नेवल प्रेजेंस है वहाँ पे, मालदीव की सरकार के कहने पे हमने नेवल बनाया हुआ है। तो ये मालदीव है यहाँ पे, ये मालदीव देखो। इंडिया को मालदीव से अलग कौन सा करता है, कौन सी लाइन अलग करती है, वो आप बताओगे मुझे कौन सी है। 8 डिग्री है क्या, 10 डिग्री है क्या, ये सारी आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री लाइन क्या है, 10 डिग्री लाइन क्या है। दैन लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये सब पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का हिस्सा है ये, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे मालदीव्स में क्या है, आर्डू एक अटोल है, आर्डू अटोल, उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। आर्डू अटोल किस में है, मालदीव्स की टेरिटरी है। येती टेरिटरी हमने देखा था किसकी है, भूटान की है, भूटान, ठीक। तो नीचे में ये यहाँ पे मेडागास्कर है, फिर सेशेल्स आइलैंड है, एगलेस आइलैंड है, ये ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। दैन इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान की जो टोटल बॉर्डर है वो कितनी है, 3223 किलोमीटर है, 3223, 3223 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक। उसमें जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है, इंटरनेशनल बाउंड्री हमने देखा था गुजरात तक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री है। दैन लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कितनी है, 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वो 110 किलोमीटर है, 110। तो ये जो लाइन ऑफ एलओसी है वो यहाँ से लेके, गुजरात से लेके यहाँ तक है, इस एरिया तक। फिर यहाँ से फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कब डिमार्केट की गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन दी गई थी 1948 में ही दी गई थी। तो उसके बाद में 1971 में इसको पक्का किया गया था। फिर 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि यूनिलेटरली कोई भी कंट्री बॉर्डर चेंज नहीं कर सकता, ठीक। तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, 1972 में। तो ये सारे हमारे पॉइंट देख सकते हैं। तो ये आप पढ़ लोगे, इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, ये हम देख चुके हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं, सारा देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में सर क्रीक डिस्प्यूट है इंडिया और इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सर क्यूब क्या है, एक 96 किलोमीटर की टेरिटरी है, जो कि एक टाइडल स्टोरी है, किस किस के बीच में, ये सिंध प्रोविनेंस और गुजरात के बीच में। ये जो इंडिया का गुजरात वाला हिस्सा है, ये जो ऐसा पार्ट है इंडिया का गुजरात, ठीक, यहाँ वाला डिस्प्यूट में है, इस एरिया में डिस्प्यूट है। तो इस एरिया में डिस्प्यूट ये है कि इंडिया कहता है कि ये लाइन है, ये रेड वाली लाइन है जो हमने खींची है, रेड वाली लाइन, वो इसका जो एरिया है वो इतना आधा एरिया हमारा है, ठीक है, इसे इधर वाला एरिया हमारा है। तो ये हमारा हमेशा क्लेम कैसे करते हैं, थालवेग प्रिंसिपल होता है, जो कि रिवर बेसिन की रिवर्स की बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम कहते हैं उसका आधा हिस्सा हमारा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जो हरी वाली लाइन है, हरी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये 2 वाली लाइन, हरी वाली लाइन, यहाँ तक उनका हिस्सा है। इंडिया कहता है कि यहाँ तक हमारा हिस्सा है। तो इसमें वो फिशिंग विशिंग का चक्कर पड़ जाता है, तो वो सब कुछ देख लेना आप अच्छे से। बेसिक बताना था वो बता दिया, PT 365 में नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पाकुल डैम किस पे है, मरसूदाद रिवर पे है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है ये। दैन राटल डैम किस पे है, चेनाब पे है, ये याद रखना है। राटल किस पे है, चेनाब पे, RC, ठीक। मियार नाला पे है, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। लोअर कलनाई किस पे है, कलनाई नाला, जो कि एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। दैन ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ऑफिशियल के कारण, ऑफिशियल डिप्लोमेसी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। अनऑफिशियल वाली है, इनफॉर्मल वाली है, उसको ट्रैक 2 बोलते हैं। इन दोनों के बीच में 1.5 होती है, हाफ बैक चैनल डिप्लोमेसी किसको बोला जाता है, ट्रैक 2 को बैक चैनल बोलते हैं।
ये थोड़े सा इसमें पता होना चाहिए आपको। फिर जिनेवा कन्वेंशन क्या है, ये है कि वार टाइम में सोल्जर्स और सिविलियन को कैसे ट्रीट करना है। तो अभी यूक्रेन के साथ भी वार चल रहा है, तो वहाँ पे भी इसको न्यूज़ में रहेगा। ये जिनेवा कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 1949 में साइन हुआ था। तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आने की संभावना हो सकती है। जिनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, सोल्जर्स और सिविलियंस हाउ दे आर ट्रीटेड ड्यूरिंग द वार। ठीक, इसकी प्रोटोकॉल्स भी हैं बहुत सारी, तो वो हम नहीं देख रहे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पिटी 365 में नहीं दिया हुआ है। ये भी नहीं दिया हुआ है UNDP, अब ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप डेवलपमेंट फंड था, जो 2017 में इंडिया ने UNDP के साथ मिलकर बनाया गया था। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट के काम कर रहा है, उसके लिए फंड दे रहा है। दैन इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, ये हमने 1964 में शुरू किया था, इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंदर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्निकल और इकोनॉमिक गाइडेंस देते हैं। ठीक है, उनके बारे में कोचिंग से देने का काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये प्रोग्राम चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक, देन बांग्लादेश अफगानिस्तान में हमने क्या बनाया था, सलमा डैम बनाया था। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम था। चाबहार पोर्ट भी हम डेवलप कर रहे थे, वहाँ पे फिर हम एक हॉस्पिटल भी बना रहे थे। ये सारी न्यूज़ में नहीं है। ठीक, तो नेपाल में हमने क्या क्या देखा, नेपाल में मोतीहारी आमेलगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं। फिर पंचेश्वर प्रोजेक्ट है। दैन बर्मा में क्या देखा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है। भूटान में देख रहे थे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कौन कौन से याद रख लो। दैन ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, किस में बना रहे हैं, मालदीव में। वहाँ पे हम एक आडू टोल है, वहाँ पे भी उसको भी आडू अटोल, अटोल क्या होता है, एक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म होता है। ठीक है, उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे थे, श्रीलंका का हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। दैन पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, श्रीलंका भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है कुछ कुछ हम ये देख लेते हैं। चित्तगांव पोर्ट किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक है, दैन इसको आगे से देखते हैं। ठीक है, बासनचार आइलैंड क्या है, बासनचार आइलैंड यहाँ पे बांग्लादेश ने रोहिंग्या को बसाया था। दैन चिटगांव पोर्ट किसकी है, बांग्लादेश की है। सहतूत डैम क्या था, अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया इसको बात कर रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने की। यहाँ पे पहले जब ये तालिबान ने कब्जा नहीं किया था, तब अंकुरा अगरतला के बीच में रेलवे लाइन रेलवे लिंक डेवलप किया गया था। दैन कलेवा यगई रोड सेक्शन है, ये किसका है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, IMT हाईवे उसका पार्ट है, कालेवा आगई रोड सेक्शन। दैन लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस पे बनाया जा रहा है, सतलुज रिवर पे बनाया जा रहा है। इसको आप नोट कर सकते हो, नहीं मिलेगा, ये PT 365 पुराने PT 365 का हिस्सा है। आज़ाद पठान क्या है, ये POK में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, चाइना बना रहा है। चाइना का जो है, चाइना उसका जो CPEC है, चाइना का जो CPC है या फिर वन बेल्ट वन रोड है इनिशिएटिव, वो वहाँ से पास होगा POK से। तो वहाँ पे चाइना आज़ाद पठान और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। तो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से पे है, वो है अरुण रिवर पे है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब पे ही है, ये चेनाब पे है। आज़ाद पठान झेलम पे है AJ, एंड रेटल किस पे है, RC हो गया, तो रेटल चेनाब पे हो जाएगा। दुलसिंध किस पे है, हिमाचल में है, ब्यास रिवर पे है दुलसिंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दैन चिटगांव प्रोजेक्ट बांग्लादेश में हमने देख लिया। मोंगला प्रोजेक्ट हम इंडिया बांग्लादेश ने पोर्ट मूवमेंट के लिए साइन किया गया था, पोर्ट पर। दैन फैनी रिवर का वाटर बांग्लादेश और इंडिया यूज करने के लिए एग्री हुए थे। पेट्रापोल हमने देखा था क्या है, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जोगबानी भी क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बिहार में। दैन मोरिया क्या है, मोरिया में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाई गई है और वहाँ से IMT भी शुरू किया जा रहा है। दैन वाघा भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। मोतीहारी से आमेलखंज के बीच में एक पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो कि फर्स्ट पाइपलाइन थी साउथ एशिया की। दैन त्रिनकोमली पोर्ट है, वो श्रीलंका के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। कोलंबो पोर्ट में भी इंडिया जापान कोशिश करेंगे डेवलप करने की। रखाइन स्टेट किसका है, म्यांमार का है, जहाँ से रोहिंग्या का इश्यू आया था। रोहिंग्या क्या होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं,
देन अंकुरा त्रिपुरा में क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। आडू अटोल किसके हिस्सा हैं, मालदीव के हिस्सा हैं, ठीक है। देन भूषणचार आइलैंड जहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा था, भूषणचार आइलैंड जहाँ पे वो रोहिंग्या को रखने के बारे में बात कर रहे थे। ये मेघना नदी के एंड पे थे, यहाँ से मेघना नदी आ रही थी तो यहाँ पे एंड पे ये भूषणचार आइलैंड थे, डिपोजिशनल आइलैंड। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है आईआर का। थैंक यू।